बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस चीज को डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास फ्रिक्शन। ठीक है, सो लेट्स सी कि फ्रिक्शन क्या है और फ्रिक्शन किस तरीके से काम करती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए हमारे बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, कह रहा है द फोर्स दैट रेजिस्ट रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस। द फोर्स दैट रेजिस्ट relative motion between two surfaces क्या कहलाती है? हमारे पास फ्रिक्शन कहलाती है। अच्छा, फ्रिक्शन की वजूहात क्या है? इस वक्त ये एक हमारा कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए हम ये समझ रहे हैं कि फ्रिक्शन है क्या, लेकिन इसके अलावा भी कॉन्सेप्ट हैं जो हमें समझाते हैं कि भाई फ्रिक्शन की वजूहात ये हो सकती हैं। लेकिन इस वक्त जो हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रिक्शन की वजह, वो ज्यादातर हम इसी को कहते हैं कि ये वजह बनती है फ्रिक्शन की। और वो क्या वजह बनती है? देखिए, जैसा ये मेरा बोर्ड है, तो मैं इस बोर्ड पे हाथ फेर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि ये बहुत स्मूथ है, बहुत मुलायम है, बहुत स्मूथ है। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिक यानी माइक्रोस्कोप से देखें तो ये जो बोर्ड जो बहुत ज्यादा स्मूथ नजर आ रहा है, ये असल में स्मूथ नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि फर्ज करेंगे ये एक फर्श ले लेते हैं, चलो, हाँ, और इस सरफेस के ऊपर मैंने एक बॉडी को ऐसे करके रखा हुआ है, राइट। तो ये क्या है कि ये जो मैस है और ये जो सरफेस है, ये एक सरफेस, ठीक है। तो हमारे मैस की भी एक सरफेस है, नीचे वाली सरफेस, हमारी बॉडी की नीचे वाली सरफेस, और ये जो फर्श है ये भी एक सरफेस है। तो दोनों सरफेस आपस में क्या है? कांटेक्ट में है। तो इसलिए आप देखेंगे कि आमतौर पे फ्रिक्शन को हम कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं। कौन सी फोर्स? कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं, कि यानी ये उस वक्त ये फोर्स आपको पता चलती है जब कांटेक्ट होगा, विदाउट कांटेक्ट नहीं होता इसका कुछ भी। ओके, तो दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आ गई हैं। अब ये जो दो सरफेसेस है ना जो आपस में कांटेक्ट में है, ये हमें लग रहा है बड़ी स्मूथ है, लेकिन आप किताब में देखेंगे उसने यूं करके, इसने यूं करके इसको ऐसे बड़ा करके ना तस्वीर बनाई हुई है। ठीक है, ऐसे मैं जरा थोड़ा सा बजाय इसको ऊपर बनाने के यहां नीचे बना लेता हूं। ऐसे करके ना उसने इस जगह को ना यूं करके ना ऐसे बड़ा करके दिखाया हुआ है, ऐसे बड़ा करके दिखाया हुआ है। तो उसने दिखाया है कि एक सरफेस यूं है, ये ऊपर वाली, और ये नीचे वाली सरफेस जो है वो कुछ यूं है। तो दोनों सरफेसेस जो है ना वो इररेगुलर है, रफ है। दोनों सरफेसेस क्या है? रफ। तो वो जो रफ सरफेसेस हैं, अब मैं कुछ बता रहा हूं, जिस तरह जो सरफेस है वो इस तरीके से जिगजैग टाइप है, दूसरी सरफेस भी जिगजैग टाइप है। तो दोनों सरफेस एक दूसरे में क्या कर जाती है? धंस जाती है, ऐसे एक दूसरे में धंस जाती है, क्लिंग कर जाती है, एक दूसरे के साथ चिमट जाती हैं। अब जब मूव कराते हैं तो फिर वो क्या होती है? मुश्किल से मूव कर रही होती है। तो ये वजह बनती है किसकी? फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन की जो वजूहात हैं वो हम किसको किसको करार देते हैं? रफनेस ऑफ द सरफेसेस। कि अगर आपसे कोई पूछे कि रीजन क्या है जनाब, ये बताओ रीजन क्या है, तो रीजन हम किसको बताते हैं? रफनेस ऑफ सरफेसेस। के सरफेसेस क्या होती हैं? रफ होती हैं, और वो रफ सरफेसेस एक दूसरे से चिमट जाती हैं। ओके, वो मुझे याद आ रहा है कि वो स्पाइडरमैन मूवी थी ना, जब शुरू में स्पाइडरमैन मूवी आई थी, तो उसमें वो दिखाते जब वो स्पाइडरमैन बन रहा होता है तो वो स्पाइडरमैन क्या करता है, वो ना अपने हाथ को बड़े गौर से देखता है, तो उसको नजर आता है कि उसके हाथ की जो उंगलियां है ना, उसके ऊपर छोटे छोटे से ना वो कील, वो जैसे वो नहीं होते कांटे टाइप निकल आए उसकी उंगलियों पे ना, बिल्कुल बारीक बारीक ऐसे गौर से ना माइक्रोस्कोपिक दिखाते हैं। तो वो उसकी वजह से क्या करता है, वो यूं हाथ ऐसे रखता है सरफेस पे, तो उसका हाथ चिपक जाता है, फिर दूसरा हाथ भी चिपक जाता है, वो करते करते ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। तो क्या है, हम ऐसे हाथ रख के जोर लगा क्यों नहीं जा रहे? स्लिप मार रहा है हमारा हाथ, तो उसका हाथ स्लिप नहीं मार रहा होता, क्यों? उसकी रफनेस और ज्यादा हो जाती है, राइट। तो एक रीजन तो हमें यह समझ में आ रही कि यह है रफनेस ऑफ सरफेसेस। अब फ्रिक्शन कैसे काम करती है? मिसाल के तौर पे मैं अगर इस डायरेक्शन में मोशन दे रहा हूं, या मैं इस डायरेक्शन में क्या लगा रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं, तो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या चीज काम करती है? फ्रिक्शन काम करती है। तो फ्रिक्शन क्या करती है? मोशन को रोकती है। फ्रिक्शन मोशन को क्या करती है? यानी हम ये कहेंगे कि फ्रिक्शन मोशन को रेजिस्ट करती है। रेजिस्ट का मतलब उसको रोकना, उसकी मुखालफत करना। ओके, तो फ्रिक्शन ने क्या किया? मोशन को रेजिस्ट किया। कौन सी मोशन? रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस।
अगर मैं ऐसे बात करूं, फर्ज करो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस का मतलब ये हुआ कि ये बुक है और इसके ऊपर ये मार्कर है, या तो मैं इस मार्कर को मूव कराऊं या मैं मार्कर को रोकूं और बुक को मूव कराऊं, तो ऐसी मोशन को रिलेटिव मोशन कहते हैं, एक का दूसरे के लिहाज से मूव करना। तो दोनों में से कोई भी मूव करे तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। क्या कहलाता है हमारे पास? रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। तो दो सरफेसेस जो एक दूसरे के लिहाज से मोशन करें, रिलेटिव मोशन। तो मोशन को जो चीज रोके दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। और रीजन क्या है उसकी? रफनेस ऑफ द सरफेसेस। और कब वजूद में आई फ्रिक्शन? जब हमने दो सरफेसेस को आपस में किस में रखा? कांटेक्ट में रखा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब ये जो मास है इसका बिल्कुल स्ट्रेट डाउनवर्ड क्या एक्ट कर रहा है? वेट, जिसको हम क्या लिखते हैं? mg। तो ये जो सरफेस है मेरे पास, ये सरफेस बिल्कुल सीधा ऊपर की जानेब, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ, कल हम लोगों ने बात की थी। तो ऊपर की जानेब क्या लग रहा है? रिएक्शन लग रहा है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? फिजिक्स की जबान में नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। फिजिक्स की जबान में नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर। प्लीज, ये नॉर्मल वो नहीं है नॉर्मल एब नॉर्मल, समझ में आ रही है? इस नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। क्या मतलब परपेंडिकुलर का? ये एम के मैं वर्ड हटा देता हूं कि ये जो आर है ये इस सरफेस के साथ, ये वाली जिसको मैंने सरफेस रखा है, कितने का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, अब होता क्या है, मैं फर्ज करो कि जिस तरीके से मेरे भाई चेयर है, मैं इस चेयर को खींचना शुरू करता हूं। देखो मैंने क्या किया, यहां से एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, ठीक है? मैंने क्या किया जनाब अली, मैंने ना इस पे ना फोर्स लगाई, तो चेयर ने मूव ही नहीं किया। मैंने फोर्स को मजीद बढ़ाया, अभी मूव नहीं किया। यहां तक कि मैंने फोर्स इतनी ज्यादा कर दी कि चेयर ने मूव करना शुरू कर दिया। जैसे ही चेयर ने मूव करना शुरू कर दिया तो फ्रिक्शन के बारे में आपके क्या कमेंट है? फ्रिक्शन उतनी रही, कम हो गई, ज्यादा हो गई, क्या हुई? फ्रिक्शन उतनी ही रही। हमारी लगाई हुई फोर्स फ्रिक्शन वाली फोर्स से क्या हो गई? ज्यादा हो गई। फ्रिक्शन एक स्पेसिफिक फोर्स लगा रही है, ये समझ लो। तो मेरी फोर्स उससे क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो चूंकि हम फ्रिक्शन के ऊपर काबू पाने में कामयाब हो जाते हैं, इसलिए आमतौर पे जो फ्रिक्शन है इसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को आप देखिएगा, फ्रिक्शन को हम लिखते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को आप एफ लिख दो, हमारी किताब वाले ने कैपिटल एफ लिखा है, वैसे मैंने यहां पे फोर्स लिखा, इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन को हमारी किताब वाले ने क्या लिखा हुआ है? एफ। ओके, सो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज एफ। और ये जो एफ है इसके साथ आमतौर पे यूं एस भी लगा देते हैं, इसका मतलब है स्टैटिक। क्या मतलब है? स्टैटिक। तो ये एस जो है ये किसके लिए स्टैंड करता है? स्टैटिक, रुके हुए के लिए। क्या ये बात समझ में आ गई? लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि फ्रिक्शन की एक खास वैल्यू होती है और हम उस वैल्यू के बराबर जब फोर्स लगाने में कामयाब होते हैं तो उससे थोड़ा सा जैसे ज्यादा करते हैं तो बॉडी मूव करना शुरू कर देती है। अब एक बार जरा सोच के बताओ, अगर मैं इस पर किसी स्टूडेंट को लाके बिठा दूं तो अभी मैं जितनी फोर्स लगा रहा था फिर भी उतनी ही फोर्स लगाऊंगा इसको मूव कराने के लिए, बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। वजह क्या बनी? वजह क्या बनी? फ्रिक्शन क्यों ज्यादा हो गई? फ्रिक्शन तो ज्यादा हो गई वजन बढ़ाने से, वेट बढ़ाने से। लेकिन वजह क्या बनी? वो जो सरफेस आपस में थोड़ी सी चिमटी हुई थी, वजन ज्यादा वो और धस गई, वजन ज्यादा वो और आपस में धस गई और एक दूसरे के साथ सख्ती से हो गई। ये बात समझ में आ रही है? ओके, तो जब हम वजन बढ़ाते हैं तो सरफेसेस और ज्यादा आपस में धस जाती है एक दूसरे में, तो नतीजतन फ्रिक्शन की वैल्यू क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। तो अब आप वजह बोले, वेट बोले या वजह बोले नॉर्मल रिएक्शन, बात एक ही है, क्योंकि वेट और नॉर्मल रिएक्शन आपस में सेम है। अब चूंकि हमने इसको कांटेक्ट फोर्स बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है? कांटेक्ट फोर्स बोला हुआ है, तो उस कांटेक्ट के लिए जरूरी हम किसको डिस्कस करें? नॉर्मल रिएक्शन को। तो हम कहते हैं कि ये जो हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू या लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? नॉर्मल रिएक्शन के। भाई जब मैं जैसे जैसे वजन बढ़ाऊंगा, मतलब जैसे जैसे मैं आर बढ़ाऊंगा, तो क्या मुझे ज्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी खींचने के लिए? तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? नॉर्मल रिएक्शन के। और फिर मैंने इसको एफ एस लिखा, प्रोपोर्शनल हटा के इज इक्वल टू लगाया, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ये म्यू आया और साथ में क्या आया? आर। इस सिंबल को पढ़ते हैं म्यू, एम यू म्यू, ठीक है? एम यू म्यू हम इसको पढ़ते हैं। सो ये म्यू की वैल्यू जब मैं निकालता हूं तो आर मल्टीप्लाई वहां जाकर क्या हो जाएगा?
डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा F अपॉन R। यहां तक बात समझ में आ रही है? कोई इशू तो नहीं इसके अंदर। अच्छा, साथ में हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको मैंने लिखा F इज इक्वल टू म्यू R, तो जो R है वो किसके बराबर है? वेट के बराबर। तो मैं R की जगह पे क्या लिख सकता हूं? mg। तो ये मैं यहां पे रीजन दे देता हूं कि R W के बराबर है और W किसके बराबर है? mg के बराबर है। ओके, तो एक तो ये इक्वेशन भी हम यूज करते हैं किसमें? न्यूमेरिकल्स वगैरह में। क्लियर है? फ्रिक्शन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो म्यू एम जी। अब ये म्यू की मैं बात कर रहा तो आर मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो गया। इस म्यू को बेटा हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन करनी है, बहुत आसान है। ये दोनों चीजें आपस में क्या हो रही है? डिवाइड। जब भी दो चीजें डिवाइड होती है हम क्या इस्तेमाल करते हैं? रेशो। रेशो रेशो। तो हम कहते हैं रेशो बिटवीन कौन सा? लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और डिवाइड के नीचे है टू नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मैंने बताया था कि ये Fs ये हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये R जो है हमारे पास ये कहलाता है नॉर्मल रिएक्शन। तो यही तो मैं पढ़ रहा हूं, लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन की रेशो को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन तो फोर्स ही हुई ना, तो इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन वेट के अगेंस्ट है, ये भी एक फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन भी एक क्या है? फोर्स है, क्योंकि वेट के अगेंस्ट लग रहा है ना, तो वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन का भी यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो न्यूटन से न्यूटन क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो अच्छी तरह याद रखिएगा कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है हैज नो यूनिट। वेरी गुड, इसका कोई यूनिट नहीं होता। क्लियर हो गया? हाँ, ये मैंने एमसीक्यू में भी दिया हुआ था, यस, पेपर में ना, कि इसका कोई यूनिट नहीं होता। अब उसके बाद हमारी किताब वाले ने क्या किया हुआ है? मुख्तलिफ किस्म के जो है वो फ्रिक्शन की टाइप्स उसने लिखी हुई है और उसको डिस्कस किया हुआ है, जो कि मैं समझता हूँ आप पढ़ के इसको कर सकते हैं। मैं जरा उसको थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। एक उसने लिखी है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सी? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है रुकी हुई बॉडी की फ्रिक्शन। जिस तरह मैं रुका हूं तो मेरे पैरों में और फर्श के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो कौन सी फ्रिक्शन होगी? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, उसके साथ साथ उसने लिखी है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक का मतलब है हरकत करना किसी चीज का। तो काइनेटिक फ्रिक्शन बेटा हमारे पास क्या होती है? जब मैंने चलना शुरू किया तो अब मेरे पैरों की और फर्श के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो कौन सी फ्रिक्शन कहलाएगी? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो रुकी हुई बॉडी की फ्रिक्शन ज्यादा होती है चलती हुई बॉडी की। चलती हुई गाड़ी को धक्का देना आसान है या रुकी गाड़ी को धक्का देना आसान है? रुकी हुई को। या एक गाड़ी को लोग धक्का देके चला रहे हैं, आस्ता आस्ता चल रही है, उसी को तुमने आके धक्का लगाना शुरू कर दिया, वो ज्यादा आसान था या रुकी हुई को चलाना आसान होता है? चलती हुई को ना यार। आप लोग कुछ और नहीं, आप लोग सिर्फ सो रहे हैं। मौसम ऐसा हो रहा है ना, तो नींद बहुत ज्यादा आ रही है, तो खोपड़ी काम नहीं कर रही आपकी। तो भाई स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होती है और काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होती है। वो तो बोला होगा लेकिन वजह समझ में आ गई। स्टैटिक हमेशा ज्यादा होगी और काइनेटिक हमेशा कम होगी। इसके अगेंस्ट दो फ्रिक्शन और भी हैं, और वो दो फ्रिक्शन क्या है? एक होती है हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कौन सी? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। समझे स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? जिस तरह मैं अपने हाथ को इसके ऊपर स्लाइड कर रहा हूं, स्लिप कर रहा हूं, तो ये होगी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एक होती है हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? जिस तरह मेरे मोटरसाइकिल का टायर घूम रहा है, तो टायर रोड के ऊपर रोल कर रहा होता है ना, घूम रहा होता है ना, तो वो रोलिंग फ्रिक्शन कहलाती है। अब मुझे बताओ, अपनी मोटरसाइकिल के ना अगली और पिछली ब्रेकें लगा दो और किसी को बोलो धक्का लगाए, बहुत मुश्किल से चलेगी। टायर भी खराब हो रहा होगा, बहुत मुश्किल से चलेगी। क्या ख्याल है? तो वो क्या कर रहा होगा? वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाती है। स्लाइड। और जैसे आप ब्रेक छोड़ दें, आपको मोटरसाइकिल में धक्का लगा रहा होगा, तो उसका टायर क्या कर रहा होगा? घूम रहा होगा, वो रोलिंग फ्रिक्शन होगी।
तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होती है और रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होती है। इसी तरह स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होती है और काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होती है। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर? तो ये मेरा ख्याल है अभी आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। और इसमें जो सारा मसला होता है वो होता है कॉन्टेक्ट एरिया का मसला होता है। जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि जब रोलिंग होता है तो रोलिंग का एक होता है किसी चीज का रोल करना, ठीक है ना, और एक होता है किसी चीज का रोटेट करना। तो रोटेशन में और रोलिंग में फर्क होता है। बहरहाल हम उस लेवल की बातें नहीं करेंगे। तो रोलिंग के अंदर जो है ना वो कांटेक्ट कम होता है। तो अगर फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स है, जितना कांटेक्ट ज्यादा सरफेसेस में उतनी फ्रिक्शन, तो मैं अगर दोनों हाथों को ऐसे मिलाकर एक दूसरे पे स्लिप करूं तो ज्यादा फ्रिक्शन होगी, या दो उंगलियों को मिला के करूंगा तब ज्यादा फ्रिक्शन होगी? दोनों हाथ। तो जितना कांटेक्ट ज्यादा उतनी फ्रिक्शन ज्यादा, जितना कांटेक्ट कम उतनी फ्रिक्शन कम। ओके। इसी तरह फ्रिक्शन के हमारे पास एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखे हैं, किताब में लिखे हैं, पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बात है। फ्रिक्शन के फायदे भी नुकसान भी। अगर इस फर्श के ऊपर मैं तेल पानी लगा दूं और आपको बोलूं नंगे पैर इसके ऊपर भागो, तो भागे नहीं जाएगा आपसे, तो इधर ही स्लिप हो रहे होंगे। तो इसका मतलब है फ्रिक्शन की जरूरत तो है हमें चलने के लिए, लेकिन दूसरे एंड पे वही फ्रिक्शन ज्यादा होती है तो हमें चलने में मुश्किलात भी पेश आती है। हमारे मोटरसाइकिल के टायर, कार के टायर जो है वो खराब भी हो रहे होते हैं, हीट भी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे मोटरसाइकिल की चेन है उसके अंदर हम थोड़ी सी ग्रीसिंग या ऑयलिंग कर रहे होते हैं। तो ज्वाइंट जो होते हैं उन ज्वाइंट के अंदर भी हम ग्रीसिंग या ऑयलिंग कर रहे होते हैं। सो एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, और तरीके भी हैं उसको खत्म करने के। तरीके क्या है? ग्रीसिंग करें, बॉल बेरिंग यूज करें। बॉल बेरिंग होता है ना, ठीक है ना, बेरिंग जैसा वो उसके अंदर होता है अपने मोटरसाइकिल के अंदर, है ना, मोटरसाइकिल में भी देखा होगा बेरिंग होता है। ओके हो गया? ठीक है, समझ में आ गया टॉपिक फ्रिक्शन का? तो मेरा ख्याल है कि यहां तक जाकर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप इसमें पूछ लीजिए, सब में बताइए। सब ओके? थैंक यू सो मच। छाप लें।